हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से अच्छे से चैनल्स मेट्रो मंगल पे। आज बेटा जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 फिजिक्स के पेपर की बात करने वाले हैं और वो है जालोर का पेपर। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा जो सबसे पहले हमारे को सवाल दे रखा है वो दिया हुआ है कि भाई आवेश का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो आवेश का मात्रक हमारे को दिया गया है कि भाई आवेश का मात्रक क्या होगा। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो बेटा कूलाम होता है। दूसरा दिया गया एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत। और इसी प्रकार से यदि ऐसा पूछा गया होता कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो वो 0 होता है। ठीक है, अगले तीसरे सवाल पर आते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि जो फोकस दूरी होती है बेटा वो जस्ट क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला सवाल दिया गया कि संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र है। संधारित्र की धारिता देखो कैसे लिखते हैं हम, Q समानुपाती V करके लिखते हैं ना। तो यहाँ से हम समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C। ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा C और यहाँ से C का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा हमारे पास में Q/V बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारे पास में B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पेपर के अंदर यहाँ पे 9 लिखा हुआ था जिसको मैंने करेक्शन कर दिया, Q लिख दिया इसको। ठीक है, पांचवा सवाल, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, ऐसा जो पृष्ठ है उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। छठा सवाल दिया हुआ KWH किसका मात्रक है। KWH बेटा वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, KW की वजह से आपको लग सकता है कि एक विद्युत शक्ति का मात्रक है, नहीं, पीछे आवर्स भी दिया हुआ है, मतलब जिसका मतलब समय भी दिया गया और समय आते ही हम बात करते हैं ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग भारी धनावेशित कणों को, यहाँ पर आएगा भारी धनावेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। अगला बेटा सवाल दिया हुआ है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है। तो वो बेटा आवेश संरक्षण पर आधारित है और यही किरचॉफ का द्वितीय नियम वो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। नवा जो सवाल दिया गया उसके ऊपर बढ़ते हैं। नवा बेटा जो सवाल दिया गया वो विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है क्या। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा गलत, कभी भी विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करेगी तो उस स्थान में उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होगी जो कि संभव नहीं है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन भी बोली थी बच्चों को। उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। हम जब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण के अंदर आप वस्तु को कहीं पे भी उसके सामने रख दो, उसका हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये छठा केस, मतलब अवतल दर्पण के अंदर दोनों टाइप के बनते हैं, उसमें आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक है, और इसी गुण की वजह से तो हम इसका उपयोग करते हैं किसके रूप में, जो गाड़ी वगैरह होती है, जो वाहन वगैरह होती है, उसके अंदर जो साइड ग्लास लगा हुआ होता है वो यही होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम है। सही है। अरे फॉर्मूला क्या होता है विद्युत विभव का, V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, W अपॉन में क्या होता है, Q। अब W का मतलब होता है कार्य को जूल में मापते हैं, आवेश को कूलम में मापते तो सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। और ये IC नहीं है, ये 1 कूलम लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, क्या लिखा हुआ है, 1 कूलम। अरे ये तो 10वीं क्लास का सवाल है और मैंने जब नोट्स लिखवाए थे बच्चों को तो उस नोट्स के अंदर मैंने एग्जाम्पल करके भी इस सवाल को लिखवा रखा है। जब मैंने पढ़ाया था आवेश का क्वांटा करके तो उसके अंदर एक सवाल भी दिया था कि किसी भी वस्तु को एक कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकालने पड़ेंगे। तो इसको बेटा हम करते हैं, इसको करने का जो तरीका होगा वो तरीका होगा, देखो Q इज इक्वल टू एन, से आप कर सकते हो ना इसको। Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1, आपको N निकालना है। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से N क्या मिल जाएगा हमारे को, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे को जो सवाल दिया गया वो सवाल दिया गया है संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो संधारित्र में जो विद्युत ऊर्जा संचित होती है बेटा वो कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है U इज इक्वल टू, आप कोई भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू CV² भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू हाफ
क्यू वी करके भी लिख सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसे लिखूँगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय सी करके, तो वो ये भी बात भी सही है, ठीक है। क्यू वी भी होता है, या फिर आप ये वाला भी लिख सकते हो। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखोगे आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बेटा जो सवाल दे रखा है वो हमारे को दिया हुआ, ये तो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बोला था कि ये तो आपके पेपर में सीधा टपकेगा, 100% टपकेगा, और टपक भी गया। तो क्या दिया हुआ है बेटा कि एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत V वेग से प्रवेश करता है, आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। अरे भाई, आवेश पर जो कार्यरत बल होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास में कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 है तो फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू वी बी आ जाएगा। और मैंने साथ में बोला था कि पथ भी इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। पथ कैसा होता है बेटा, वृत्ताकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल दिया गया है हमारे को वो दिया गया है बेटा, हाँ 15वां क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमारे को। बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। इसमें बहुत बच्चों के क्वारीज भी आ रही थी कि सर ये कैसे करेगा, इसका आप सॉल्यूशन करके बताओ। तो इसका मैं सॉल्यूशन करके यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे को, यहाँ पे जो दिया गया है एक पॉइंट ये देखो ए है और एक पॉइंट दे रखा है बी। इसने बोला है कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या आएगी। तो किसी ने तो क्या कर दिया कि ये दोनों दे रखे हैं तो कि दोनों श्रेणी क्रम के अंदर है, पहले तो इन दोनों का आंसर निकाल दिया, फिर ये और ये श्रेणी क्रम है, फिर ऐसे आंसर। बेटा ऐसे नहीं होगा, ये होगा सम विभव वाले बिंदु से। देखो ये बी पॉइंट है तो इन सभी पॉइंटों का भी विभव, यदि इस पॉइंट का विभव बी है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बी 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 बी, यहाँ पर भी क्या आएगा, बी पॉइंट। यानी कि ये विभव, इसका भी विभव कितना होगा, बी, और इसका भी विभव कितना होगा, बी होगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पॉइंट बी यहाँ पर दिया हुआ है भले ही, लेकिन आप बी यहाँ पर और यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। यानी कि ये दोनों जो ये संधारित्र जुड़े हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला संधारित्र, ये दोनों संधारित्र बी और बी दोनों का विभव समान है, उनके बीच में जुड़े हुए हैं। यानी कि इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये आवेशित ही नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारे पास में सिर्फ दो ही है, एक तो ये वाला संधारित्र और एक ये वाला संधारित्र। कैसे बनाएंगे, देखो इनको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप दो पॉइंट बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट बनाता हूँ, एक पॉइंट ए बना लो, एक पॉइंट यहाँ पर बी बना लो, ठीक है। अब देखो ये वाला संधारित्र को कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर जोड़ दो आप ए और बी के बीच में एक, ये मैंने जोड़ दिया, ए और बी के बीच में एक संधारित्र यहाँ पे जोड़ दिया। और ये वाला संधारित्र भी कहाँ जुड़ा हुआ है, देख लो बेटा, ये वाला भी ए और बी के बीच में। देखो इस बिंदु का विभव ए है तो यहाँ का भी क्या होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, और यहाँ का भी विभव क्या होगा, ए ही होगा। यानी कि ये भी कहाँ जुड़ा हुआ है, ए और बी पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए और बी के बीच में एक और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ दो इसको। ये हो गया हमारे पास में एक संधारित्र, ये हो गया एक संधारित्र, ये हो गया। अब देखो ये दो बीच वाले जो दिए हुए हैं ना बेटा, ये कोई काम के नहीं है, ये दोनों का समान विभव है, ये दोनों पॉइंट, तो ये कोई काम के नहीं होंगे। तो हमारे पास में तुल्य धारिता निकालनी है। एक्चुअली हमारे पास में दो संधारित्र ही जुड़े हुए, एक तो ये वाला सी और एक ये वाला सी, और हमें पता है कि कौन सा क्रम दे रखा है, ये समांतर क्रम दे रखा है। तो समांतर क्रम में आंसर क्या होता है, सी प्लस सी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2C। और हमारे को सी की वैल्यू दे रखी है, और सी की वैल्यू बेटा दे रखी है, वो दे रखी है 8 माइक्रो कूलम, यानी कि माइक्रो को लिखेंगे 10 की पावर माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराडे, ठीक है। ये बेटा हमारे पास में धारिता आ गई, तुल्य धारिता सी का मान। बहुत सिंपल था, कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इसको करना था। अगले सवाल पर आते हैं। ये भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि भंवर धारा किसे कहते हैं। भंवर धारा किसे कहते हैं बेटा, कि यदि कोई भी हमारे पास में एक पृष्ठ दिया गया है, कोई भी एक धात्विक पृष्ठ है, और उस धात्विक पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो उस बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और उसकी वजह से उसके अंदर एक चक्करदार या फिर भंवर के समान विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है, और उन्हीं विद्युत धारा को हम भंवर धाराएं कहते हैं। और यह सबसे पहले फौकॉल्ट नामक साइंटिस्ट ने ज्ञात की थी, इसलिए इन्हें हम भंवर धाराएं भी कहते हैं। इसमें लिखा हो कि भंवर धाराओं के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। मैंने आपको नोटबुक के अंदर 4 अनुप्रयोग लिखवाए हैं, उसमें से आपको कोई भी दो अनुप्रयोग लिखने थे। जैसे आप लिख सकते हो प्रेरण भट्टी हुआ, उसके अंदर भी भंवर धारा को काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से रेलगाड़ी के जो ब्रेक होते हैं उसके अंदर भी काम में लिया जाता है।
इसी तरह रुद्धोल मापी जो होता है उसके अंदर भी रुद्धोल धारा मापी होता है, उसके अंदर भी काम में लिया जाता है। और इसी तरीके से आपको यदि डायथर्मी वगैरह करते हैं, ऊष्मापारे उपचार, उसके अंदर भी काम में लिया जाता है। स्पीडोमीटर उसके अंदर भी काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। अगला सवाल दे रखा था, दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 व आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 दे रखे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सिद्ध करो कि E बराबर E1 प्लस E2। तो ये भी बेटा बहुत सिंपल दिया गया था, इसको भी मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे प्रूव कर लेता हूँ। देखिए हमारे को बेटा दो सेल दे रखे हैं। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध में मान लेता हूँ R1 है। एक दूसरा सेल दिया गया है जिसका विद्युत वाहक बल में मान लेता हूँ कितना है बेटा, E2 है, और आंतरिक प्रतिरोध में R2 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। और देखिए बेटा, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने दो सेल ले लिए। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल हमने E1 ले लिया और एक का E2 ले लिया, इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 ले लिए मैंने। ठीक है, इन दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, इनको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया और बाहर से एक प्रतिरोध मैंने लगा दिया R। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दिया। अब देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको देखना आप। ये दोनों सेल है, E1 है और E2 दे रखे हैं, दोनों कौन से श्रेणी क्रम में है। तो हम इसको क्या कर देंगे, आप इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हो कि इसके सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता आएगी वो क्या आएगी बेटा, V1 आएगी। क्या आएगी, टर्मिनल वोल्टता V1। इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टता क्या आएगी, V2 आएगी। और इसको जो टर्मिनल वोल्टता मिलेगी वो कितनी मिलेगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। मैं तुल्य विद्युत वाहक बल क्या मान लेता हूँ, E मान लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा, E माइनस टोटल बहने वाली धारा R मान लेता हूँ, तुल्य प्रतिरोध में R मान लेता हूँ। तो इज इक्वल टू V1 का मान कैसे लिखते हैं, E माइनस IR करके। तो E का मान कितना है, E1 माइनस धारा कितनी है, I मान लेते हैं, प्रतिरोध कितना R1, प्लस तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं ना E2 माइनस IR2 करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, देखो E1 और E2 को मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, और यहाँ से I को आप बाहर ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा E माइनस IR। ये तुल्य विद्युत वाहक बल, ये तुल्य प्रतिरोध। अब देखो दोनों समीकरण बराबर होनी चाहिए। समीकरण बराबर तभी हो सकती है जब E का मान किसके बराबर हो, E1 प्लस E2 के बराबर हो। तो यहाँ से लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और यही तुल्य विद्युत वाहक बल निकल के आएगा। और यही आपसे पूछा गया होता कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो वो बेटा हो जाता R1 प्लस R2। तो इस तरीके से आपको इसको करना था, बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल था। ठीक है, अगले सवाल को हम करते हैं। अगला सवाल बेटा दिया हुआ है हमारे को, स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए और एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं कि किसी कुंडली के अंदर यदि आप विद्युत धारा में परिवर्तन करते हो तो परिवर्तन होने की वजह से उस कुंडली के खुद के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखना था आपको। सिंपल था बेटा, ये भी है ना। कैसे करते हैं इसको देखो, इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको मैं देखो कैसे करते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसको ज्ञात करने का, वो होता है कि किसी भी कुंडली के अंदर से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है एन फाई करके हम लिखते हैं, एन फाई बी, वो किसके समानुपाती होता है, उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती। यहाँ से समानुपाती को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं एल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को एल निकलना है तो एल बराबर फॉर्मूला बन जाएगा एन फाई बी अपॉन में क्या हो जाएगा आई। अब हमारे को निकालना क्या है, ठीक है, फेरों की संख्या होता है एन। फाई बी कैसे निकाला जाता है, फाई बी निकालने का फॉर्मूला होता है कि लंबी परिनालिका है उसके अंदर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, बी ए से। अब बी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई होता है। तो बस ये आपको यहाँ पे रखना था, तो यहाँ पर अपन रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा
ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू 5b की वैल्यू ये रही, यहाँ पे रख दो आप। तो म्यू नॉट एन आई ए अपॉन में आई आ जाएगा, यहाँ आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में l बराबर क्या मिलेगा, n इंटू म्यू नॉट एन इंटू ए मिल जाएगा। ए क्या है, परिनालिका का एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अरे हमें पता है कि प्रति एकक लंबाई में फेरों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल फेरों की संख्या बट्टा परिनालिका की लंबाई l। ठीक है, तो यहाँ से मैं n का मान निकाल सकता हूँ, n का मान निकल के आएगा, वो आएगा n इंटू एल। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, चूँकि l और इस l में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको आप स्मॉल n करके लिख दो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो l इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट, इस n की वैल्यू ये रख दो आप, तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ से लिख देंगे हमारे पास में आएगा, वो आएगा म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चा देखते हैं हम। वो अगला सवाल हमारे को जो दिया गया है वो दे रखा है हमारे को, वो दिया गया है, अगला सवाल वो दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीरा एक स्थिर साइकिल के पेंडल को घुमाती है। पेंडल का संबंध 100 फेरों तथा 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली से है। कुंडली प्रति सेकंड आधा चक्कर करती है तथा 0.01 टेस्ला तीव्रता वाले एक समचुंबकीय क्षेत्र में, जो कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत रखी हुई है, कुंडली में उत्पन्न अधिकतम वोल्टता क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमारे को बेटा जो निकालनी है वो निकालनी है, हमारे को अधिकतम वोल्टता निकालनी है। अब अधिकतम वोल्टता बेटा कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको एक फार्मूला होता है अधिकतम वोल्टता निकालने का, वो फार्मूला होता है, देखिए ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, जैसे हमने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, उसके अंदर जो फार्मूला निकल के आया था, वो फार्मूला निकल के आता है NBA ओमेगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी निकल के आता है। अब इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू बेटा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका होता है, वो होता है कि ये n साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, तो 1 से इसका गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, NBA ओमेगा। ठीक है, n का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे और ओमेगा का मान रखेंगे। अब बेटा ओमेगा कैसे निकाला जाता है, ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई f करके, वहाँ से हम ओमेगा निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी बेटा दे रखी है, n की वैल्यू देख लेते हैं, एक बार सवाल में देख लेते हैं। n की वैल्यू जो बेटा सवाल में दी हुई है वो सवाल में दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है हमारे को, देखो n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। ठीक है, एरिया दिया हुआ 0.10 और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.01। तो बस इसी को हमारे को यहाँ पे काम में लेना है, तो इसी को काम में लेते हुए हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा इसको मैं ऐसे करता हूँ, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो 100 रख दो यहाँ पे। ठीक है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01 टेस्ला, यहाँ पे रख दो। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.10 और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f। अब f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि भाई वो 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 1 सेकंड में आधा चक्कर कर रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ रखी है, यहाँ पे आधा रख देंगे 1/2, तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, इसको लिखा जा सकता है 1/100 करके, और यहाँ पे आ जाएगा 0.102, पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3.14, और यहाँ पे ऐप की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 0.310 वोल्ट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगला सवाल करते हैं बेटा जो हमारे को दिया हुआ है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दिया गया है, और ये भी मैंने पेपर में बोला था कि सीधा सीधा टपकेगा, बच्चों को बोला था कि ये गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम क्या होता है भाई, कि कोई भी यदि हमारे पास में बंद पृष्ठ दिया गया है, तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है, ये आपको लिखना था। गॉस के नियम के द्वारा एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसने बोला है कि पृष्ठ के बाहर कितना होगा वो आपको निकालना है, तो इसका डेरिवेशन मैंने दे रखा है, आपको वीडियो देख लेना आप वहाँ पे जा करके। तो बाहर जो आता है वो आता है E समानुपाती 1/r²। पृष्ठ पे कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KQ अपॉन में
आर स्क्वायर आ जाएगा। और पृष्ठ के अंदर कितना होता है भाई, ये क्या दे रखा है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष दिया गया, तो अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका डेरिवेशन मैंने अच्छे से करा रखा है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। अगला सवाल मैंने बोला था कि ये पेपर में टपकेगा और 100% टपकेगा, और वो पेपर में भाई छप भी गया है ना, मैंने बोला भी था कि पेपर में छप गया है, और वो यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधा सीधा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, कि कोई भी हमारे पास विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव होता है दो आवेशों का ऐसा जोड़ा जिनका परिमाण बराबर, मतलब परिमाण तो बराबर होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, जैसे कि एक प्लस की और एक माइनस की होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है कि भाई इसने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है तो इसकी दूरी से गुणा कर दो। मान लो कि दूरी क्या होती है, 2a होती है, तो फॉर्मूला बन जाता है P बराबर 2aq। ठीक है। अगला दिया हुआ कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। अरे अक्ष पर और निरक्ष पर मैंने बोला था, तो अक्ष पर कितना होता है, वो होता है 2kq अपॉन में r³। ठीक है, ये आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए, ये मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, आप जाकर के वीडियो में जाकर के देख सकते हो। फिर लिखा हो कि भाई एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखो। एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है, ये भी आपको बेटा आना चाहिए। एम्पीयर का जो परिपथीय नियम होता है वो होता है, हम लिखते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ का हम बंद लूप का रेखीय समाकलन करते हैं तो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है, ये इसका नियम था भाई। इसके म्यू नॉट सिग्मा आई का मतलब क्या होता है कि जो बंद लूप आपने बनाया उसके अंदर टोटल धारा कितनी है वो होता है। और फिर आगे लिखा हुआ है बेटा, आगे जो सवाल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो ये भी मैंने बोला था कि 100% पेपर में छप गया है और टपकेगा, और 100% आपका टपका पेपर में। तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि आपने जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया वो भी यदि आप पढ़ लेते तो आपके 34 में से 30 से कम तो नहीं आ सकते थे। अगला लिखा हुआ है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। बायो सावर्ट का नियम भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला था और आपके एग्जाम में टपकेगा 100% बोला था, और ये भी मैंने बोला था कि 100% टपकेगा, और ये भी आपका 100% पेपर में टपका है। 2-3 ही डेरिवेशन मैंने इस चैप्टर में से बताए थे और वो सारे डेरिवेशन आ गए इस चैप्टर में से। तो बहुत सिंपल था ये भी कि बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, B इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4πr²। ये इसका गणितीय रूप था। और आपको निकालना था चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर कितना होता है, अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा म्यू नॉट NIR² अपॉन में 2x² प्लस r² की पावर 3/2। ये आपको डेरिवेशन करना था, तो ये भी बड़ा सिंपल आपको दिया गया था। अगला दिया था 22वां दिया हुआ, तो दूरदर्शी किसे कहते हैं, जो दूर स्थित छोटी वस्तु जो हमारे को दर्शन कोण छोटा होता है, मतलब इसकी वजह से हमारे को छोटी वस्तु दिखती है उनको बड़ा देखने के लिए जो हम प्रकाशिक उपकरण काम में लेते हैं उन्हें हम दूरदर्शी कहते हैं। फिर लिखा हुआ खगोलीय आवर्तक दूरदर्शी की बनावट कार्यप्रणाली समझाई तथा सामान्य समायोजन की अवस्था में आवर्धन ज्ञात करो, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये भी मैंने आपको नोट्स में पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, तो वहाँ पे जाकर के इसको आप देख सकते हो। अगला सवाल दिया कि भाई वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। अरे भाई ये तो सिंपल है, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है वर्ण विक्षेपण, तो ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जैसे एक प्रिज्मा होता है, प्रिज्मा के ऊपर कोई भी यदि श्वेत वाइट लाइट आपतित होती है तो वो 7 कलरों में बढ़ जाती है, इसको बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, 7 कलरों में बढ़ जाती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे नीचे कौन सा आता है, V, फिर V, B, G, फिर Y, फिर O, और फिर कौन सा आता है, R आता है। यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगला जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था एक प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण को समझाते हुए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तो बहुत सिंपल दिया हुआ था भाई, ये भी मैंने बोला था कि 100% पेपर में टपकेगा और टपका भाई। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आपको इसका डेरिवेशन करना था साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन में 2 और अपॉन में साइन A/2, आपको इसका डेरिवेशन करना था। ठीक है, तो आई होप ये मतलब पेपर था बहुत ही सिंपल पेपर था, और जो मैंने बच्चों को बोला था उसमें से लगभग 90% ये पेपर कवर होता है। और आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से पेपर सॉल्व किया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।